नमस्कार, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कैपेसिटर्स के बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, और वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स, यानी कि संधारित्रों का संयोजन। कैपेसिटर पर इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा करी है, 3-4 लेक्चर उसके ऊपर हम लोग के आ चुके हैं, और वहां पर हम लोगों ने डिटेल से जाना था स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसमें प्रयोग होने वाले डायरेक्टरी के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी, विस्तार से डिस्कस किया था। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज के टॉपिक में हम लोग उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर की, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर या संधारित्रों का संयोजन। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या आवश्यकता है कि हमको कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशंस यहां पर करना पड़ रहा है, क्या जरूरत है इनके कॉम्बिनेशंस करने की। तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक काम करता है कि कैपेसिटर्स जो होते हैं वो फैक्ट्री में जब बनते हैं तो उनकी एक स्पेसिफिक या वो लिमिटेड कैपेसिटी के ही बना जाते हैं। हर एक कैपेसिटी का कंडेंसर बनाना फैक्ट्रीज के लिए नामुमकिन है, असंभव है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि हमारे एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, सपोज इस तरीके से कंडेंसर लगे हुए हैं, कॉइलें लगी हुई हैं, और इन सब की गणना से, इन सब के कैलकुलेशन से हमें पता चला कि इस जगह पर एक हमें जो है कैपेसिटर की आवश्यकता है, और उस कैपेसिटर की वैल्यू यानी कैपेसिटेंस जो होना चाहिए इस सर्किट के हिसाब से वो होना चाहिए 23 माइक्रोफैरेड। इस सर्किट की गणना के अनुसार जो हमारा परिपथ यहाँ पर है, इसमें जो रेजिस्टेंस प्रयोग करी जा रही हैं, जो कंडेंस और जो इसके अंदर और भी कंपोनेंट्स हैं, उनकी गणना के अनुसार इस जगह पर जो है हमको 23 माइक्रोफैरेड का कंडेंसर की जरूरत आन पड़ी यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि फैक्ट्रीज जो हैं वो सपोज 23 MFD का कंडेंसर या कैपेसिटर नहीं बनाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो कंपनीज या फैक्ट्रीज जो है वो कुछ कंडेंसर्स ऐसे बनाएंगे जो बहुत पॉपुलर होते हैं, उनके नंबर बहुत पॉपुलर होते हैं, जैसे कि 10 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2.5 माइक्रोफैरेड, इस तरीके से अलग अलग नंबर्स पे कैपेसिटर बनते हैं। तो हमको 23 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर चाहिए, तो हमको 10, 5, 15 इस तरीके से 10-10 के 2 प्रयोग करके 10-10, 20 और 2, 22 और 1 माइक्रोफैरेड का और ले लिया, इस तरीके से 23 ऐसे अलग अलग कैपेसिटर जो हमको उपलब्ध हैं उन कैपेसिटर को आपस में जोड़ करके घटा करके जो हम 23 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में भी नोटों का लेन देन होता है, मुद्रा का लेन देन होता है, और RBI जो है वो हर एक रुपए का नोट नहीं बना सकती। RBI की भी पॉलिसी है कि वो 5 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का और 50 रुपए का, 100 रुपए का, इस तरह के कुछ लिमिटेड फिगर्स में ही वो नोट को छापती है, नोट को बनाती है। अब सपोज अगर हमको जो है 23 रुपीस चाहिए हो तो हम लोग क्या करेंगे, 23 रुपीस तो RBI बनाती नहीं है, ऐसा कोई नोट आता नहीं है, तो हमें भी वहां पर क्या करना पड़ेगा, उन रुपीस का, उन नोटों को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो 23 रुपीस प्राप्त करने के लिए हमको 10-10 के 2 नोट चाहिए होंगे, 2 रुपए का 1 नोट चाहिए होगा और 1 रुपए का 1 सिक्का चाहिए होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 23 रुपीस यहाँ पर बना सकते हैं। तो सेम यही लॉजिक, सेम यही फंडा जो है वो कैपेसिटर्स के लिए भी लागू होता है। वहां पर भी कंपनीज जो है वो हर कैपेसिटी का कंडेंसर नहीं बना सकती है, तो हमको अपनी डिजायर कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए हमको जो है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, उनको संयोजन करना पड़ेगा। तो ये एक अहम टॉपिक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर, और आज हम लोग इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं समांतर क्रम। तो हम लोग शुरू करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, देखते हैं कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। यहां पर हम लोग सर्किट बना लेते हैं। एक सर्किट है इस तरीके से, ये आपके जो हैं कैपेसिटर्स हैं, इन कैपेसिटर को अगर हम यहां पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये बैटरी है V1, ये बैटरी है V, इसको नाम दे देते हैं, ये C1 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर, ये C3 कैपेसिटर।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से कैपेसिटर जुड़े हुए हों कि पहले कैपेसिटर का पहला सिरा जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो और आखिरी कैपेसिटर का जो है वो दूसरा सिरा जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो और बीच के जो सिरे जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये बैटरी V है, ये बैटरी V यहाँ से एक प्लस Q चार्ज यहाँ पर भेजेगी। तो सपोज एक प्लस Q चार्ज यहाँ पर आया। जब प्लस Q चार्ज यहाँ पर आएगा तो इस कैपेसिटर की प्लेट की अंदरूनी सतह पर यानी कि इनर सरफेस पर यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज स्थापित हो जाएगा और इंडक्शन द्वारा कैपेसिटर की इस वाली प्लेट के अंदरूनी सरफेस के ऊपर माइनस Q चार्ज यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। और इंडक्शन द्वारा यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ माइनस Q है, तो ठीक इतना ही लेकिन अपोजिट चार्ज C2 कैपेसिटर की पहली प्लेट के अंदरूनी सिरे पर स्थापित हो जाएगा यानी कि प्लस Q चार्ज, और इतना ही माइनस Q चार्ज यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। और यही क्रम यहाँ पर भी दोहराया जाएगा। यहाँ पर होगा प्लस Q चार्ज, यहाँ पर होगा माइनस Q चार्ज। ये माइनस Q चार्ज है, इसके बाहरी आउटर सरफेस पर आ जाएगा प्लस Q चार्ज, लेकिन ये आउटर सरफेस इसकी जो है आउटर सरफेस जुड़ी हुई है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इसलिए ये प्लस Q चार्ज जो है वो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पर ये डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि प्रत्येक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है वो बराबर है, चार्ज जो है वो इक्वल है। यानी यहाँ पर भी Q चार्ज रहा, यहाँ पर भी Q चार्ज रहा, यहाँ पर भी Q चार्ज रहा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है वो चार्ज जो है वो सेम रहता है। चार्ज जो होगा वो सेम होगा, यानी यहाँ पर Q जो है वो हर कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पर एक चीज और भी देखने वाली है कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि C1 के इस वाली प्लेट के आउटर सरफेस के ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं आया। जिस तरीके से यहाँ माइनस Q यहाँ प्लस Q आ गया, तो यहाँ पर माइनस Q यहाँ पर भी प्लस Q होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो इसलिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये वाला एरिया इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड एरिया। ये वाला भी एरिया आइसोलेटेड एरिया है। आप यहाँ पर आइसोलेट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये दोनों यहाँ पर एंड जो है वो डायरेक्ट बैटरी से नहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए कि C2 की ये वाली प्लेट और C3 की ये वाली प्लेट डायरेक्ट बैटरी से नहीं जुड़ी हुई है। बैटरी की जो डायरेक्ट प्लेट जुड़ी हुई है वो C1 की ये जुड़ी हुई है और C3 की ये वाली प्लेट यहाँ पर जुड़ी हुई है। बीच की जितनी भी यहाँ पर एंड से वो डायरेक्ट बैटरी से नहीं जुड़े हुए हैं। और बैटरी जोड़ने से पहले यहाँ पर चार्ज कितना रहा होगा? बैटरी जोड़ने से पहले यहाँ पर चार्ज रहा होगा 0। बैटरी जोड़ने से पहले यहाँ पर चार्ज रहा होगा 0, तो बैटरी जोड़ने के बाद भी जो है यहाँ पर चार्ज होगा 0 ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। जब चार्ज पहले भी नहीं था तो बैटरी जोड़ने के बाद भी चार्ज नहीं रहेगा ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि डायरेक्ट बैटरी से यहाँ पर नहीं जुड़ा है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के आधार पर बैटरी जोड़ने के बाद भी यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, इसलिए इन प्लेट्स के बाहरी सिरों पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। सिर्फ अंदरूनी प्लेटों पर जो है यहाँ पर चार्ज होंगे और वो सभी के सभी यहाँ पर सेम होंगे। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो है सारे जितने भी कैपेसिटर यहाँ पर यूज होंगे सबके ऊपर चार्ज की वैल्यू जो है वो बराबर होगी। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल की, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें कैसे होगा। तो सपोज यहाँ पर जब V बैटरी ने यहाँ पर एक V पोटेंशियल को यहाँ पर भेजा, यहाँ से V पोटेंशियल यहाँ पर गया। हम लोग ये जानते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी वायर में कोई कंपोनेंट अगर लगा होता है तो वो जो है कुछ ना कुछ वोल्टेज को खाता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज को कंज्यूम करता है। अगर वायर में किसी प्रकार का वोल्टेज, किसी प्रकार का कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है तो जो वोल्टेज इधर होगा वही वोल्टेज वायर के आखिरी सिरे पर होगा। लेकिन बीच में कंपोनेंट अगर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो वोल्टेज जहां पर होगा वायर के आखिरी सिरे पर उतना वोल्टेज नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बीच वाला कंपोनेंट जो है वो उस वोल्टेज को थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेगा अपनी क्षमता के अनुसार। तो यहां पर भी यही लॉजिक काम करेगा कि जैसे ही यहां पर बैटरी ने V वोल्टेज को या V पोटेंशियल को यहां पर भेजा तो यहां पर आया वोल्टेज V या पोटेंशियल V। यहां पर जब आया तो कैपेसिटर C1 ने, कंडेंसर C1 ने जो है अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा वोल्टेज जो है वो कंज्यूम कर लिया। यानी इस तरफ निकलने वाला वोल्टेज जो होगा वो V नहीं होगा, यानी बैटरी का वोल्टेज V से थोड़ा सा ये कम होगा। सपोज मान लीजिए वो V1 है
मान लीजिए V1 है, यानी V1 की वैल्यू क्या हो गई, V से थोड़ी सी कम हो गई, यानी V जो है वो V1 में थोड़ा सा बटा। फिर वो जब यहां पहुंचेगा तो ये कंडेंसर भी वोल्टेज को थोड़ा सा खाएगा, इस निकले हुए पोटेंशियल को थोड़ा सा ये भी कंज्यूम कर देगा। सपोज इसने V2 किया, इसने जो है V3 किया। इस तरीके से जितने भी कंडेंसर जो हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा वोल्टेज को कंज्यूम करेंगे, वोल्टेज को खाएंगे। तो यहां पर ये देखने वाली बात है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो पोटेंशियल का हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। बैटरी से निकलने वाला पोटेंशियल था V, लेकिन वो पोटेंशियल V1, V2 और V3 भागों में बट गया। अगर और भी कंडेंसर लगे होते तो V5, V6, V7, V8 में ये बढ़ता चला जाता। लेकिन पोटेंशियल निकल कितना रहा है, टोटल निकल तो रहा है V, और बट कितना रहा है, V1, V2, V3। और कंजर्वेशन ऑफ चार्जर के अनुसार जितना पोटेंशियल निकलेगा, जितना बटेगा, वो सब आपस में बराबर होंगे। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं समझने के लिए कि सपोज अगर यहां पर 15 पूड़ी बनी, 5 पूड़ी इसने खाई, 5 पूड़ी इसने खाई, 5 पूड़ी इसने खाई, बनी कितनी, 15, खाई कितनी गई, 15। जितनी बनेगी उतनी तो खाई जाएंगी, तो जो पूड़ियां बनी वो पूड़ी खा लेंगी, यानी कि सब कुछ बराबर। ठीक वैसे ही है, जितना पोटेंशियल यहां से निकला, जितना पोटेंशियल यहां पर कंज्यूम किया गया, वो आपस में सब होते हैं बराबर ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के अनुसार। तो V इक्वल टू हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि जो पोटेंशियल था वो 3 भागों में बढ़ गया, क्योंकि यहां पर 3 कैपेसिटर्स थे। अगर यहां पर 4, 5, 8, 9 कैपेसिटर होते तो V6, V7, V8, V9, V10 डॉट 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 टू Vn जितने भी हो गए हम उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे, और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो टोटल वोल्टेज जितना बैटरी से वोल्टेज निकल रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये निकला आपके पास में V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें करते क्या है, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। यहां से V की वैल्यू निकाल देते हैं तो V इक्वल टू मिल जाएगा Q अपॉन C। ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे V की, तो यहां मिलेगा आपको Q अपॉन C इक्वल टू V1 की जगह रखेंगे यहां पर तो हमें मिलेगा Q अपॉन C1 प्लस V2 की जगह रखेंगे तो हमें मिल जाएगा Q2 अपॉन Q अपॉन C2 प्लस V3 के मिल जाएगा आपको Q अपॉन C3। Q इसलिए आ रहा है यहां पर है क्योंकि मैंने पहले बोला कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर, हर एक कंडेंसर के ऊपर जो है वो चार्ज जो है वो इक्वल होता है, चार्ज बराबर होता है। इस तरीके से यहां पर आपको मिल गया, और इनकी वैल्यू तो अलग थी, C1, C2, C3, इस तरीके से आपको मिल गई। यहां से आप देख लीजिए Q यहां पर कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलेगा यहां पर 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये एक फार्मूला बन गया इन सीरीज कॉम्बिनेशन का। 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये फार्मूला ये बताता है कि अगर जब हमको कैपेसिटी कम चाहिए होती है उपलब्ध कैपेसिटर्स से, यानी जो कंडेंसर उपलब्ध है और हमारे पास जो डिजायर्ड कैपेसिटी है वो हमको कम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको जो है वो इन सीरीज में जोड़ करके वैल्यू को कम लाना पड़ेगा, वैल्यू कम करनी होगी उसकी हमको। तो ये इन सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो हमें कैपेसिटी जो प्राप्त होगी वो वहां पर कम होगी। अब सपोज इसको समझने के लिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आपके पास में इस तरीके से जो है वो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और ये आपस में बैटरी से जुड़े हुए हैं। सपोज ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इसका टोटल कैपेसिटेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, जो सबसे मिनिमम वाला होगा उससे भी कम इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस चीज को हम लोग अभी एक न्यूमेरिकल लगा करके उसको डिटेल से समझ लेंगे कि किस तरीके से कम होगा। फिलहाल यहां पर आप देखें कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला जो आ गया, यानी 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये इसका कहलाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हिंदी बोलते हैं इसको तुल्य धारिता।
हिंदी में बोलते हैं इसको तुल्यधारिता। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि इन तीन जो है कंडेंसर की जगह पर हम एक इक्विवेलेंट कंडेंसर रख दें जिसकी वैल्यू इन तीन के बराबर होगी। इन तीन कंडेंसर की जगह पर हम अकेला कंडेंसर रखें जिसकी वैल्यू जो है वो इन तीन के बराबर होगी। यानी हम 15 15 15 5 5 5 के तीन कैपेसिटर यूज ना करके 15 वाला एक बड़ा सा यूज कर लें, 5 5 5 के तीन कैपेसिटर यूज ना करके 15 वाला एक बड़ा सा यूज कर लें। तो इस तरीके से मतलब कहने का ये हुआ कि इनकी जगह पर जो है वो एक कैपेसिटर लगा दिया जाए। अगर इस सर्किट को अगर हम यहाँ पर जो है वो शॉर्ट कर दें तो हम कह देंगे कि ये इस तरीके से ये बन जाएगा। यानी इन तीन की जगह पर एक अकेला कंडेंसर, और उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसी कैपेसिटी होगी इसके इक्विवेलेंट। तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। चलिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये रूल काम करेगा। ये हमारे पास में एक सर्किट है जिसमें यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए 3 माइक्रोफैरड C1 एंड C2, और क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B के बीच में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि तुल्य धारिता यहाँ पर आप इसकी ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक इमेजिनरी बैटरी आप यहाँ पर अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। देखिए पॉइंट A और B पे अगर डायरेक्ट तो लिखता नहीं है, डायरेक्ट बताता नहीं है बुकों में, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि एक बैटरी यहाँ पर लगी होगी, सप्लाई कहीं ना कहीं इसको चाहिए। तो A और B का मतलब है कि यहाँ पर A और B के बीच में कोई बैटरी जुड़ी हुई है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि एक इमेजिनरी बैटरी यहाँ पर अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ लिया। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन है, साफ साफ दिख रहा है कि इन सीरीज है, क्योंकि कैपेसिटर का पहला सिरा जो है वो पॉजिटिव जुड़ा हुआ है और दूसरे वाले का लास्ट सिरा जो है वो नेगेटिव जुड़ा हुआ, और बीच वाले जो एंड्स हैं एक दूसरे से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो इन सीरीज में होता है, इसलिए ये इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, अभी हम लोगों ने देखा, वो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, तो ये मिल जाएगा आपको 1/3 + 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2/3 1/C = यानी C की वैल्यू आपको मिलेगी 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5 माइक्रोफैरड। यानी यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आपको मिल गया वो मिल गया 1.5 माइक्रोफैरड। तो जैसा भी आपको बताया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है वो उस सीरीज में प्रयोग होने वाले सबसे कम कैपेसिटेंस के कंडेंसर से भी कम होता है। तो यहाँ पर चूंकि दोनों ही यहाँ पर 3 और 3 थे, तो आप देख लीजिए कि अगर किसी एक की बात करें तो अगर इसकी बात करें C1 की, तो C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, लेकिन जो इक्विवेलेंट हमको मिला है इसका वो मिला 1.5 माइक्रोफैरड। अगर अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि हमको मिनिमम वहां पर दिखाई पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन फिर भी आप देखें कि इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 1.5, लेकिन यहाँ पर आपका था 3 और 3। इसका मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके हम कैपेसिटी को घटा सकते हैं, उसकी धारिता को कम कर सकते हैं, और ये सर्किट जो है रिड्यूस होकर के हमको ऐसे मिल जाएगा। यानी इन दोनों की जगह पर हम इस वाले को एक प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्किट हमको मिलेगा इस तरीके से, इन दो की जगह पर हम एक ले लेते हैं 1.5 माइक्रोफैरड। तो ये सर्किट यूज करके ये आ गया। अगर आप इसको यूज करें तो भी वही बात है, इसको यूज करें तो भी बात है। 3 को सीरीज में लेके करें तो भी उसकी ड्यूअल आएगी, और अकेला रख लें तो भी यहां पर ड्यूअल आएगा। तो ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एग्जाम्पल इन सीरीज के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन का। यहां पर आप देख लीजिए पॉइंट A और B के बीच में हमको जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, और कंडेंसर हमको दिए हुए हैं 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड। यहां पर हम एक अपनी तरफ से एक बैटरी यहां पर जोड़ लेते हैं इमेजिनरी, इस तरीके से V1 ये V। अब देखिए यहां पर क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। वैल्यू पुट कर देंगे
तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 1/3 प्लस 1/6। ऐसे हम ले लेंगे यहाँ पर इसका 6, 3 2 जा 6 प्लस 1 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2, यानी 1/c इक्वल टू मिल गया आपको 1/2, यानी यहां पर c मिलेगा आपको 2 माइक्रोफैरेड। c की वैल्यू मिली आपको 2 माइक्रोफैरेड। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिल गया। अब यहां पर आप देख लीजिए कि जो इन सीरीज में जो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है वो उस सीरीज में प्रयोग हुए सबसे कम वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू से भी कम होता है। इसमें प्रयोग होने वाले दो कंडेंसर्स हैं, 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। सबसे कम वाला देखिए ये है और इसकी वैल्यू जो है वो इससे भी कम आई। तो जो इससे पहले हम लोगों ने क्लियर किया था बात, वहां पर दोनों की वैल्यू बराबर थी, वहां पर दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटी एक जैसी थी, तो पता नहीं चल रहा था। यहां पर साफ दिख रहा है जो ये इन सीरीज कॉम्बिनेशन कहता है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो उस सीरीज में प्रयोग होने वाले सबसे कम कैपेसिटी के कंडेंसर से भी कम होगा। सबसे कम वाला हमारे पास में 3 माइक्रोफैरेड है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास में 2 माइक्रोफैरेड, यानी इस वाले से भी सबसे कम। यानी यहां फिर हम लोग कह सकते हैं इस बात को कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा जो है वो कैपेसिटी को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा सर्किट होगा वो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, यानी इन दो की जगह पर हम अकेला यहां पर 2 माइक्रोफैरेड रख दें तो बात एक ही हो जाएगी, यानी सर्किट मिलेगा हमको इस तरीके से। ये पोटेंशियल है प्लस माइनस, और इन दोनों की जगह पर क्या मिला हमको 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। यानी 2 माइक्रोफैरेड हम अकेला यूज करें या 3 और 6 को इन सीरीज में प्रयोग करें, बात एक ही है। दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो एक ही है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले कॉम्बिनेशन के ऊपर। अब है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी संयोजन। देखिए कैसे बनता है ये। इसका एक हम लोग सर्किट बना लेते हैं पहले। हम लोग यहाँ पर 4 कंडेंसर प्रयोग किए हैं, 4 कैपेसिटर प्रयोग किए हैं, और हर कैपेसिटर की पहली प्लेट को हम लोग आपस में जोड़ देंगे और दूसरी प्लेट को, हर एक कंडेंसर की दूसरी प्लेट को जो है वो आपस में जोड़ देंगे और इन सब को जो है वो एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ये आपके पास में बैटरी हो गई। सपोज इसको हम नाम दे दें, ये है C1, C2, C3, सॉरी C3 एंड C4। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है, यानी कि हर कंडेंसर की पहली वाली प्लेट को आपस में जोड़ करके बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दें और हर कंडेंसर की दूसरी वाली सेकंड वाली प्लेट को आपस में जोड़ करके जो है बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ दें, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं पोटेंशियल के बारे में कि यहाँ पर पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। बैटरी ने यहाँ से वोल्टेज भेजा V, यानी पोटेंशियल भेजा V, यहाँ पर मिला V। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब तक वायर में कोई कंपोनेंट नहीं आ जाता है तब तक जो है वायर के पहले सिरे पर जो पोटेंशियल होगा वायर के लास्ट सिरे पे भी वही पोटेंशियल होगा। अगर बीच में कोई कंपोनेंट आ जाता है, सपोज कंडेंसर, रेजिस्टेंस, तो वो क्या कर लेते हैं कि उस पोटेंशियल का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो तो वायर के लास्ट सिरे पर जो है पोटेंशियल जो आपको थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन अगर बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है तो जो पोटेंशियल इस सिरे पर होगा वही पोटेंशियल जो है वो उस सिरे पर होगा। तो आप देख लीजिए बैटरी ने यहां से V भेजा, तो यहां पे देखिए कोई भी कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ वायर चले जा रहे हैं। तो ये V जो है वो इधर पर आ गया V, यही सेम V यहां पर आ जाएगा, यही सेम V यहां पर आ जाएगा और यही सेम V यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन में जो है हर एक कंडेंसर के ऊपर वोल्टेज बराबर है, पोटेंशियल जो है वो इक्वल है। यानी हम यहां पे कह सकते हैं कि V जो है वो यहां पर आपका सेम है हर कंडेंसर के ऊपर।
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत यही है कि हर कंडेंसर के ऊपर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रत्येक कंडेंसर के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, यानी Q की बात करें तो आप यहां पर देखें फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV। अब ये हम लोग क्लियर हो चुका है कि पोटेंशियल सबके ऊपर सेम है, यानी कि V यहां पर बदलने वाला नहीं है। बदल क्या रहा है, कंडेंसर की वैल्यू, यानी कि C1, C2, C3, C4 यहां पर जितने भी कंडेंसर प्रयोग करे गए हैं सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी C3, इसकी C4 है, यानी हर कंडेंसर अलग अलग कैपेसिटी का है। तो अगर हम इस कंडेंसर की बात करें तो इस कंडेंसर में कितना चार्ज होगा, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। तो V तो बराबर रहेगा जितना यहां से निकला है और इसकी वैल्यू हो जाएगी C1, क्योंकि ये C1 के लिए निकाला जा रहा है। तो यहां पर जो चार्ज मिलेगा वो मिलेगा आपको C1V, तो इसको हम बोलेंगे Q1 इक्वल टू C1V, यानी चार्ज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज अब डिपेंड कर रहा है आपका कंडेंसर की वैल्यू के ऊपर, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल तो सेम है, यानी चार्ज वेरी करेगा कंडेंसर के ऊपर। जैसा ऐसा उसका कंडेंसर की वैल्यू होगी उस हिसाब से उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हो जाएगा। अब बात करें C2 कंडेंसर की, यहां पर कितना चार्ज होगा, फॉर्मूला होता है CV, क्योंकि इसकी बात हो रही है तो C2 की हो रही है तो C2V, V सबके ऊपर बराबर है और ये है Q इक्वल टू C2V, यानी इस कंडेंसर पे कितना चार्ज होगा वो होगा Q2 इक्वल टू C2V। यहां पर भी देख लीजिए कंडेंसर कैपेसिटी C2 है, इसलिए चार्ज हो गया Q2 इक्वल टू C2V, यानी कंडेंसर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है चार्ज, जैसे कैपेसिटी वैसा उसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से हम लोग जो है Q3 की बात कर लें तो यहां कितना होगा Q3 इक्वल टू C3V और यहां होगा आपका Q4 इक्वल टू C4V। तो यहां से आपने देखा कि प्रत्येक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है, यानी यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा डिफरेंट। बिल्कुल उलट हो गया ये इन सीरीज कॉम्बिनेशन का। वहां पर क्या था कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो वहां पर अलग अलग थे और वहां पर चार्ज जो वहां पर हर कंडेंसर पर सेम था, लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर प्रत्येक कैपेसिटर के ऊपर जो है वोल्टेज तो सेम है लेकिन चार्ज यहां पर उसी कैपेसिटी के अनुसार वो अलग अलग है, यानी यहां पर चार्ज जो है वो डिफरेंट रहेगा हर एक कंडेंसर के ऊपर, लेकिन पोटेंशियल जो है वो प्रत्येक कंडेंसर पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका समान रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज। टोटल चार्ज कितना बैटरी ने दिया था, जो टोटल चार्ज यहां से गया था Q, यानी टोटल चार्ज गया Q और बटा कितनों में, बटा 4 कैपेसिटर्स में, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड प्लस Q4। वही वाला एग्जाम्पल कि 15 पूड़ी बनी, 5 पूड़ी खाई गई, तो खाई गई पूड़ी और बनाई गई पूड़ी की संख्या बराबर है। तो यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जितना चार्ज बना, जितना चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो सब आपस में बराबर हैं। बनाया था चार्ज बैटरी ने Q और डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इतना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का नियम कह रहा है। चलिए अब बात करते हैं, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं Q इक्वल टू CV की, तो Q बराबर मिल जाएगा आपको CV इक्वल टू Q1 की बात करें, पहले कंडेंसर के लिए Q1 की वैल्यू है C1V प्लस दूसरे के लिए C2V प्लस तीसरे के लिए C3V और चौथे के लिए C4V। यहां से जो कट पिट रहा है काट पीट देते हैं, यहां से V यहां पर कैंसिल आउट हो गया, आपको मिला यहां पर C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ये आपके लिए बन गया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक एक्सप्रेशन, एक फार्मूला। ये फार्मूला ये कह रहा है, आपसे ये बता रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो उस सीरीज में प्रयोग होने वाले, उस कॉम्बिनेशन में प्रयोग होने वाले प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटी के योग के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर इन पैरेलल की बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, जितने कैपेसिटर प्रयोग हो रहे हैं सबको आपस में वहां पर हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये फार्मूला। चलिए इसको अब एक दो न्यूमेरिकल आगे समझ भी लें कि ये रूल कैसे वर्क करता है। चलिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, कुछ नहीं करना है,
बस हमको पहले ये देखना है कि इसमें कॉम्बिनेशन कैसा है। आप देख रहे हैं कि इसमें 5 कैपेसिटर प्रयोग करे गए हैं, C1, C2, C3, C4, C5, और सबकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड 1 1 1 1 1। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो है आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि तुल्य धारिता यहाँ पर प्राप्त कीजिए, ये प्रश्न कह रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि सारे के सारे कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, पैरेलल हैं। फॉर्मूला होता है पैरेलल का C=C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड C4 प्लस C5। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, इसमें समझने के लिए इसको किया गया है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे आप, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 2 5, यानी ये आ जाएगा आपका 5 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया आपका 5 माइक्रोफैरड, यानी कि ये सर्किट रिड्यूस होकर के कैसे मिल जाएगा आपको, इस तरीके से एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा देंगे प्लस माइनस, यानी कि 5 माइक्रोफैरड। इन सब की जगह पर एक कैपेसिटर्स, यानी कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते यही था कि जितने भी कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर प्रयोग हो रहे हैं सबका सम हो जाता है, सबका योग हो जाता है। तो इनकी जगह पर हम एक लगा दें, ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अलग अलग लगा दें तो भी वही बात है, इसकी जगह पर एक लगा दें तो भी यही बात है। चलिए कुछ क्वेश्चन और लगाने का प्रयास करते हैं। अब जो आपके पास में कॉम्बिनेशन आ रहा है, यह है मिस कॉम्बिनेशन। इसमें पैरेलल भी हो सकता है और सीरीज भी हो सकता है। जैसे ये आपके पास में कॉम्बिनेशन एक सर्किट है जिसमें इस तरीके से जो है क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो हैं सीरीज में। तो इन दोनों के लिए सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/CE। CE को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। CE1 मान लें इसको, CE1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/200 प्लस 1/200, यानी कि 2/200 यानी 1/100, 1/CE1, यानी CE1 कितना मिला आपको 100 माइक्रोफैरड। एक वैल्यू आपको यहां पर मिल गई, यानी इसकी कॉम्बिनेशन आपको इतना मिल गया। तो ये सर्किट रिड्यूस होकर के आपको मिल जाएगा इस तरीके से। ये तो वैल्यू आपकी 100 माइक्रोफैरड थी, इसकी जगह पर आपने ये निकाल दिया तो यहां पर सिर्फ एक कंडेंसर बचेगा, वो बचेगा 100 माइक्रोफैरड का, जो अभी आपने निकाला 100 माइक्रोफैरड का। और ये तो पहले से लगा हुआ है इस तरीके से, और ये पॉइंट ए एंड बी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर है कि यहां पर देखिए 100 माइक्रोफैरड और 100 माइक्रोफैरड दोनों आपको दिख रहे हैं पैरेलल में, यानी ये दोनों हैं पैरेलल में। तो इसका कैलकुलेशन क्या मिलेगा, फॉर्मूला होता है CE2 इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 100 प्लस 100 इक्वल टू 200, यानी CE2 मिल गया आपको 200 माइक्रोफैरड। और ये सर्किट रिड्यूस होकर के आपको मिल जाएगा इस तरीके से। इन दोनों की जगह पर एक ही कंडेंसर आएगा, वो भी आएगा 200 का। आपको मिला यहां पर 200, और ये आपको मिला पहले से ही था, ये तो 100, ये पहले से ही 100 था, ये 100 ए एंड बी। ये मिला आपको 200, ये मिला, ये पहले से था 100। अब इसमें देख लीजिए दोनों में ये दोनों किस में है, ये दोनों हैं आपके सीरीज में। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि पहला सिरा जो है बैटरी के इससे जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे दोनों के दूसरे जुड़े हुए हैं, और इस वाले का आखिरी सिरा जो है वो बैटरी के बी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ये इन सीरीज कॉम्बिनेशन है, और फॉर्मूला होता है इसके लिए है 1/CE3 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/200 प्लस 1/100। ये मिल जाएगा आपको यहां पर 200, यानी कि 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/200, यानी आपको मिल गया
1/CE3, यानी कि जो कैपेसिटेंस आपको मिल गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया आपको CE3 इक्वल टू 200/3 माइक्रोफैरेड। ये आपको मिल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे सर्किट का, यानी इसकी जगह पर हम जो है सिर्फ ये अकेला कंडेंसर जो है वो यूज कर सकते हैं। यानी हमारे पास में अब जो सर्किट आएगा सिर्फ यही आएगा इस तरीके से, पॉइंट A एंड पॉइंट B, और इसकी वैल्यू है 200/3 माइक्रोफैरेड। चलिए अब इसमें नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये भी मिक्स कॉम्बिनेशन है, इसमें भी पैरेलल और सीरीज के सारे दोनों ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें सर्किट के अंदर पॉइंट A और B के बीच में हमको जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तुल्य धारिता यहाँ पर हमको पता करनी है। पॉइंट A एंड B, यहाँ पर आप देखें ये वाले कंडेंसर जो है वो साफ साफ दिख रहे हैं कि पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यानी कि CE1, इनका कैपेसिटेंस क्या मिल जाएगा आपको 2+2, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4 माइक्रोफैरेड, और ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगा आपका इस तरीके से। इन दोनों की जगह पर सिर्फ एक ही रह जाएगा ये, और बाकी आपका वैसे ही रहेगा। ये आपके पास में 2 है, 1 है, इसकी जगह पर अभी आपने 4 निकाल लिया, और इधर भी आपके पास में 4 है, और यहां भी आपके पास में 4 है। अब यहां पर देखें क्या है, ये आपको दोनों जो है दिख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि 2 और 2, ये दोनों जो है यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यानी इसका फॉर्मूला होता है 1/CE2 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, यानी ये मिल जाएगा आपको 1 माइक्रोफैरेड, यानी कि CE2 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। और ये सर्किट रिड्यूस होकर के आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये तो आपको दिया ही हुआ है 4, ये भी आपने निकाला 4, और इनकी जगह पर अभी आपने निकाल दिया 1 माइक्रोफैरेड, यहां मिला 1, और ये 1 आपको पहले से दिया हुआ है, ये भी आपने निकाला इस तरीके से। पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस तरीके से। अब आप यहां पर देखें कि यहां पर 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड ये भी जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाई पड़ रहे हैं, यानी सीधे सीधे यहां पर जुड़ जाएंगे, यानी कि मिल जाएगा आपको CE3 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। और इस सर्किट रिड्यूस होकर के आपको मिल जाएगा, इन दोनों की जगह पे आपको मिल जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, यानी यहां पर 2 रख देंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। 4, ये भी आपको मिला 4, और ये आपने भी निकाल लिया 2 माइक्रोफैरेड इस तरीके से, पॉइंट A एंड पॉइंट B। यहां पर आप फिर देख रहे हैं कि ये दोनों जो है आपके पास में है सीरीज कॉम्बिनेशन। यह है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब है कि 1/4 प्लस 1/4 2/4, यानी कि 1/2, यानी यहां पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा CE4 इक्वल टू 1/4 1/4 2/4, यानी कि 1/2, यानी कि 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड इस तरीके से मिला आपको। और सर्किट रिड्यूस होकर के आपको मिल जाएगा, यहां पर इन दोनों जगह पर आ जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरेड, सर्किट आपको रिड्यूस हो जाएगा 4 एंड 2, 4 एंड 2, ये पॉइंट A है, और इसकी जगह आपको मिल गया 2 माइक्रोफैरेड एंड पॉइंट B। इसकी जगह मिला आपको 2 माइक्रोफैरेड, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड। अब यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों फिर से जो है पैरेलल में है, यानी कि कितने मिल जाएगा आपको 2 + 2 4, यानी कि आपको मिलेगा यहां पर CE5 इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। और सर्किट आपको मिलेगा इस तरीके से, A ये आपका पहले से है, और इन दो की जगह पर आपको मिला सिर्फ एक, जो कि वैल्यू है आपकी 4 माइक्रोफैरेड एंड पॉइंट
बी। अब आपके पास में ये कॉम्बिनेशन आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 2/4 यानी 1/2 यानी कि 2। फाइनली आपको यहां पर मिल गया कैपेसिटी 2 माइक्रो फैरेड। तो पॉइंट ए और बीच की जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपके पास में फाइनली निकल करके आ गई 2 माइक्रो फैरेड। चलिए बात करते हैं एक नए मेथड के बारे में। कभी कभी सर्किट इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि उनमें यह जानना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कहां पर इसमें जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब ये जानना कठिन हो जाए कॉम्बिनेशंस के बारे में, तब हम लोग जो है पोटेंशियल मेथड का भी प्रयोग करते हैं ताकि आसानी से जो है हमारा ये कॉम्बिनेशंस हमको पता चल जाए। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि ये तो नॉर्मल वैसे भी निकाला जा सकता है जैसे हम लोग भी निकालते हैं, लेकिन इस वर्किंग को समझने के लिए ये एग्जांपल लिया गया है ताकि हम लोग पोटेंशियल मेथड के बारे में जो है अच्छे से जान जाए कि कैसे काम करता है। एक्चुअली मेथड जो होता है ये तब यूज करा जाता है जब हमको जानना कठिन हो जाए कि कहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, कहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पर बैटरी दी नहीं हुई है, बैटरी दी नहीं होती है लेकिन बैटरी होती है, बिना सप्लाई के यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर एक बैटरी हम इसके बीच में मान लेते हैं पॉइंट ए के बीच में। इमेजिनरी बैटरी यहाँ पर हम यहाँ बना लेते हैं। पॉइंट ए और बी के बीच में बैटरी होती है पर दी नहीं होती, लेकिन बैटरी लगाई जाती है। तो इसमें हमने बैटरी यहाँ पर एक मान ली इमेजिनरी एक बैटरी है और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1 एंड V2, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ से जो है पोटेंशियल V1 को फ्लो करा देंगे और यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से इसमें पोटेंशियल V2 को फ्लो करा देंगे और हर कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल को जो है फाइंड आउट करेंगे। दोनों प्लेटों के दोनों तरफ हमको पोटेंशियल यहाँ पर लगाना है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया ये मेथड वैसे ही काम करता है जिससे पहले बता चुके थे कि वायर में जब तक कोई कंपोनेंट नहीं आ जाता है तब तक पोटेंशियल वही एग्जैक्टली बहता रहता है। अगर कंपोनेंट वायर के अंदर नहीं है तो जो वायर के पहले सिरे पर पोटेंशियल होगा वही वायर के लास्ट सिरे पोटेंशियल होगा। अगर कोई कंपोनेंट बीच में यूज करा गया है तो जो वो कंपोनेंट जो है वो थोड़ा सा जो है वो वोल्टेज को जो है वो खा लेगा, ड्रॉप कर देगा, और जो एंड पे जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो पहले वाले जो जहां से भेजा गया पोटेंशियल है उससे उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यही वो लॉजिक यहाँ पर यूज होगा। हम यहाँ से बैटरी से V1 पोटेंशियल को फ्लो कराते हैं तो देखिए पॉइंट इस जगह पर V1 पोटेंशियल ही आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वायर चल रहा है। यहाँ पर भी V1 आएगा। देखिए यहाँ से ये वायर बट के इधर चला गया, ये वायर बट के इधर चला गया इस कंडेंसर की तरफ। तो यहाँ से V1 भी जो है फ्लो हो जाएगा। ये V1 जो है यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, इस कैपेसिटर की इस प्लेट पर भी V1 आएगा। यहाँ से V1 यहाँ पर आया, यानी यहाँ पर भी V1 आ गया और यहाँ पर भी V1 आ गया। यानी तीनों कैपेसिटर की इधर वाली प्लेटों के ऊपर V1 वोल्टेज यहाँ पर आ गया। V1 यहाँ से बहा गया, ये V1 यहाँ तक आया, लेकिन वायर है तो कुछ नहीं होने वाला, सारा पोटेंशियल बहता रहेगा, कहीं पे कुछ नहीं कम होने वाला है। तो V1 यहाँ से बहा, यहाँ पर आया, यहाँ से V1 यहाँ पहुंचा, यहाँ से V1 यहाँ पहुंचा और ये V1 यहाँ पर आ गया। इस तरीके से ये V1 यहाँ पर आ गया। अब हमें काम यह करना है कि इधर कितना पोटेंशियल आएगा हमको नहीं पता, क्योंकि ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल खाएगा। तो हमको दोनों तरफ यहाँ पर जो है पोटेंशियल देखना है कि दोनों प्लेटों पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सारी प्लेटें यहाँ पर फुलफिल हो चुकी हैं, इस तरफ जाने का रास्ता नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि निगेटिव सिरे से जो है इसमें V2 पोटेंशियल को यहाँ फ्लो करा देंगे। तो V2 पोटेंशियल को जब यहाँ फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा V2, क्योंकि वायर है, कोई कंपोनेंट है नहीं, तो जो यहाँ से आएगा वो यहाँ पर निकल के आएगा। यहाँ पर देखें वायर यहाँ पर बढ़ रहा है, एक वायर यहाँ जा रहा है, एक वायर यहाँ जा रहा है। तो यानी कि यहाँ से V2, यहाँ पे V2 आया, यहाँ से V2 इस सिरे पर पहुंचा कंडेंसर के V2, और यहाँ से भी V2 यहाँ पर पहुंचा V2। अब यहाँ पर कंडीशन ये बन रही है कि इस कैपेसिटर के इस वाले सिरे पर कितना पोटेंशियल होगा हम नहीं जानते, क्योंकि V2 जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये कंडेंसर जो है कुछ ना कुछ पोटेंशियल को खा लेगा, यानी यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यानी इस
ये V2 जो है जब इधर निकल के आएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो कुछ कम हो जाएगी। हमको नहीं पता कितनी कम हो जाएगी, ये कम होती है कि कितनी वैल्यू का कंडेंसर है, उस हिसाब से वैल्यू कम होगी। तो हमको नहीं पता कितनी वैल्यू कम होगी, तो हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू जो कम हो गई आपकी x हो गई। यानी V2 जब इधर निकल करके आया तो वो थोड़ा सा कम हो गया, मान लिया कि वो V2 की जगह अब x हो गया। अब जब यहां पर x पोटेंशियल आ गया तो यही x यहां से यहां पहुंचेगा और यही x यहां से यहां पहुंचेगा। अब आप यहां पे देख लीजिए कि जितने भी कंडेंसर यहां पड़ते हैं सबके दोनों तरफ की प्लेटों पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ गया। V1 V2 V1 x x V2 सबके ऊपर आ गया। अब यहां हमारा पहला काम खत्म हो गया। अब हमको यहां पर फाइंड आउट करना है कि कितने पॉइंट बने, हमारे पास में पॉइंट कितने हैं, हमारे पास में पोटेंशियल कितने हैं, V1 V2 एंड तीसरा वाला हमने भी निकाला x जो हमको पता नहीं था। तो हमारे पास में 3 पॉइंट बने। एक पॉइंट बना आपके पास में V1, दूसरा बना आपके पास में अभी x जो अभी आपने मान लिया, और तीसरा बना आपके पास में V2। इस तरीके से आप इसको बना लें। अब यहां पर हमें देखना है कि V1 और x पोटेंशियल के बीच में कितने कंडेंसर लगे हुए हैं। तो V1 और x के बीच में जो है एक तो ये लगा हुआ है V1x, दूसरा ये लगा हुआ है V1x, यहाँ यानी कि 2 ही कंडेंसर लगे हुए हैं। यानी V1x के बीच में यहाँ पर 2 कंडेंसर लगे हुए हैं। यानी जब दोनों पर पोटेंशियल सेम है यानी कि वो जो होंगे आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो V1S के बीच में 2 कंडेंसर है तो दोनों पर सेम पोटेंशियल है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से हो गए। V1 और S के बीच में V1X में एक कंडेंसर, दूसरा V1S में दूसरा कंडेंसर। वैल्यू यहां पर इसकी है C, इसकी वैल्यू है C। अब हमको देखना है कि X और V2 के बीच में कितने कंडेंसर लगे हुए हैं। X और V2 के बीच में, तो X और V2 के बीच में ये लगा हुआ है और कुछ नहीं है, सिर्फ बस यही लगा हुआ है। यानी कि X और V2, ये X है, X और V2 के बीच में सिर्फ एक कंडेंसर यहां पर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू है C। अब हमको देखना है, अब हमारे पास में 1 2 3 हो गए। अभी ये बचा हुआ है, ये वाला कंडेंसर बचा हुआ है, इसका पोटेंशियल कितना है, इधर V1 इधर V2। तो अब हमारे पास में 2 पॉइंट है, यानी ये कंडेंसर किससे किसके बीच में जुड़ा हुआ है, V1 और V2 के बीच में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कंडेंसर जो है V1 और V2 के बीच में जुड़ा हुआ है। इस तरीके से यहां पर आपका जुड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू भी C है। तो इस तरीके से ये सर्किट जो है पोटेंशियल के हिसाब से इस तरीके से रिड्यूस होकर के आ गया। अब यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि कौन सा पैरेलल है और कौन सा सीरीज है। आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका पैरेलल है, पॉइंट आपके पास में वही है, ये A है एंड ये B है, ये A है, ये एंड B है। तो ये आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है CE, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ये बन जाएगा आपका 2C, यानी कि CE1 इक्वल टू C प्लस C इक्वल टू 2C इन दोनों की जगह पर। तो सर्किट आपका रिड्यूस होकर के मिल जाएगा, यहां पर इन दोनों जगह पर आ जाएगा आपका 2C एंड ये तो पहले से C आपके पास में है ही, और ये C पहले से आपके पास में है। इस तरीके से ये बन गया A, ये बन गया B। और अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों कंडेंसर जो है ये दोनों सीरीज में है, यानी ये हो जाएंगे 1/2C एंड 1/C। इसको निकाल लेते हैं, यहां पर है 1/2C प्लस 1/C इक्वल टू 1/CE मान लें इसको। तो 1/2C प्लस 1/C ऐसे हम ले लेते हैं। यहां पर इसका है 2C, यहां मिल जाएगा आपको जो है 1 प्लस 2 इक्वल टू ये मिला आपको 3/2C CE, यानी यहां पे CE मिलेगा आपको 2/3 एंड C, यानी इनकी जगह पर हम रख देंगे यहां पर 2/3C और सर्किट आपको रिड्यूस होकर मिल जाएगा इस तरीके से 2/3C एंड ये मिला आपके पास में C, ये पॉइंट है A एंड ये पॉइंट है B। अब आप यहां पे देखें, अब दोनों ये पैरेलल में बचे, पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा CE1 इक्वल टू C प्लस 2/3C।
यहाँ से C कॉमन हो जाएगा, अंदर मिलेगा 1 + 2/3 इक्वल टू C इंटू 3 2, यानी कि ये मिल गया आपको 3 2 5/3 CE1, यानी आपको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिला आपको वो मिला आपको 5/3 C। तो इस तरीके से आपको जो है इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिल गया CE1 इक्वल टू 5/3 C। तो ये आपने देखा पोटेंशियल मेथड से किस तरीके से हम लोगों ने इसको यहां पर सॉल्व आउट कर लिया। सीधा सीधा काम था यहां पर। जब हमको ये पता करना मुश्किल हो जाए कि कॉम्बिनेशन में जो है कौन सा यूज किया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, पता लगाना मुश्किल हो जाए, तब हम लोग पोटेंशियल मेथड का यूज करते हैं और इस तरीके से हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं इसको। पोटेंशियल मेथड के द्वारा हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। यहां पर भी सर्किट में आप देखिए कि यहां पर एक बार में ही पता करना मुश्किल हो रहा है कि यहां पर ये है कैपेसिटर्स जो हैं पैरेलल में है कि सीरीज में है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम इसको पोटेंशियल मेथड की तरह यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं यहां पर है। तो देखिए पोटेंशियल मेथड से क्या होगा, सबसे पहले यहां पर हम लोग यहां पे एक बैटरी यहां पर एक इमेजिन कर लेंगे पॉइंट A और B के बीच में, और मान लेते हैं कि इस बैटरी पर जो है पोटेंशियल V1 और V2 जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर स्थापित है। अब हम लोग पोटेंशियल को फ्लो कराना चालू करते हैं। पोटेंशियल V1 यहां से फ्लो होगा, यहां पर V1 आएगा, सिर्फ यहां पर वायर है, कोई कंपोनेंट है नहीं, तो जो पोटेंशियल है वही यहां पर फ्लो होता रहेगा, यानी यही पोटेंशियल V1 इस यहां पर आएगा और यही पोटेंशियल V1 यहां से होता हुआ इस जगह पर आएगा। अब यहां से V1 यहां पहुंच जाएगा और ये V1 यहां पर आपका पहुंच जाएगा। इस तरीके से देख लीजिए आप कि कैपेसिटर की एक एक प्लेट पर जो है पोटेंशियल V1 आ गया। अभी इधर की प्लेटें ये बाकी रह गई हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहां पर निगेटिव टर्मिनल से V2 यहां से बहाना चालू करते हैं। V2 यहां से बहेगा, यहां पहुंचेगा, तो इस जगह पहुंचा आपका V2। यहां पर फिर देखिए वायर यहां पे डिवाइड हो गया, तो एक V2 यहां पर आएगा और दूसरा V2 जो है वो यहां से निकल करके यहां पर पहुंच जाएगा, यानी पोटेंशियल V2 यहां पर आ गया और यहां से होता V2 ये यहां पर आ गया। इस तरह देखिए तीनों कंडेंसर पर इच और जब ये V2 यहां पर आया तो एक V2 इस प्लेट पर आएगा और यही V2 जो है वो इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा। अब यहां पर तीनों कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल हमको मिल गए हैं। 3 माइक्रोफैराड वाले पर V1 V2, 4 वाले पर V2 V1 और 5 वाले पर V1 V2। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट हमारे पास कोई नया जो पॉइंट कोई आए नहीं है, दो ही पॉइंट हमारे पास, दो ही पोटेंशियल है यहाँ पर V1 और V2। तो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे V1, यहाँ बना लेंगे हम लोग V1 एंड V2। अब यहाँ पे देखना है कि V1 और V2 के बीच में कितने कंडेंसर हैं। 3 माइक्रोफैराड वाला V1 V2 के बीच में है, यानी कि V1 V2 के बीच में 3 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड वाला भी V2 V1 के बीच में, यानी बात वही है, V2 V1 का मतलब यही 4 माइक्रोफैराड। और 5 माइक्रोफैराड का भी है V1 और V2 के बीच में, यानी V1 और V2 के बीच में भी जो है वो 5 माइक्रोफैराड वाला है। इस तरह आप देख रहे हैं कि तीनों कंडेंसर जो हैं, तीनों कैपेसिटर जो हैं किस तरीके से निकल करके आ गए। यहां पर हम लोग पता नहीं कर पा रहे थे कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, और इस मेथड से हम लोगों ने तुरंत यहां पे जान लिया कि तीनों के तीनों यहां पर पैरेलल में है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। तो सीधा सा फार्मूला है, तीनों यहां पर जुड़ जाएंगे तो आपको मिलेगा C = 3 + 4 + 5 = 4 5 9 3 12। C = 12 माइक्रोफैराड। तो इस तरीके से पोटेंशियल मेथड से हम लोगों ने, जहां पर हमको पता करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, तो पोटेंशियल मेथड के तरीके से हम बड़ी आसानी से इसको हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब अगले एग्जाम्पल से हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का ये सर्किट बना हुआ है। देखिए यहां पर एक नई चीज जानने को मिलेगी आपको। यहां पर भी देखिए पहचानना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, तो हम लोग पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले यहां पर एक बैटरी को हम लोग यहां पर इमेजिन कर लेंगे
और इस बैटरी को हम लोग पोटेंशियल दे देंगे 1 V1 एंड V2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो है वो है V1 एंड V2। यहाँ से V1 पोटेंशियल फ्लो होगा, यहाँ पर V1 पहुंचेगा, यहाँ से V1 इस कंडेंसर पे पहुंचेगा और यहाँ से V1 जो है वो इस कंडेंसर पर पहुंचेगा। इसके बाद में आप देखें कि इधर वाले पर हमको नहीं पता कितना होगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल को कम करेगा। यहाँ कितना होगा नहीं पता, यहाँ कितना होगा नहीं पता, यानी अब यहाँ आगे जाने का रास्ता नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो है पोटेंशियल V2 को फ्लो करते हैं। V2 यहाँ पर पहुंचा, V2 यहाँ पर पहुंचा, फिर ये V2 यहाँ पर पहुंचा एंड ये V2 घूम करके यहाँ पर पहुंचा। इस तरीके से V2 आ गया, लेकिन इधर कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा हमको नहीं पता। ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल को ड्रॉप कर लेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां से, अगर यहां की बात करें, इस वाले कंडेंसर की बात करें, तो सपोज यहां से जो है इधर की तरफ आने वाला पोटेंशियल है x। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था सेम उस तरीके से x। यहां पर पोटेंशियल आया x, V1 से घट करके इसने कुछ ना कुछ पोटेंशियल खा लिया और यहां पर जो पोटेंशियल आया हमको नहीं पता कितना आया, हमने मान लिया कि यहां पोटेंशियल x आ गया। यहां पर V2 है, इधर कितना आएगा नहीं पता हमको कितना आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर यहां से ना जाए तो यहां से देख लें। अगर यहां पर x आया है तो यही घूम करके x यहां पर आएगा, यानी x यहां पर आएगा और ये x यहां पहुंच जाएगा और यही x जो है वो यहां पहुंच जाएगा। अब ये आगे कितना होगा नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से V2 को फ्लो कराया था, V2 यहां पर आया, आगे कितना आएगा नहीं पता, हम मान लेंगे अगर x आया, अगर x आया तो ये x घूम के यहां आएगा और यही x यहां पर आएगा और यही x यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से कंडेंसर की सारी प्लेटों के ऊपर हमको पोटेंशियल पता चल गया, दोनों तरफ पोटेंशियल हमको यहाँ पर पता चल गया। फिर से एक बार आप ब्रीफ करके देख लीजिए इसको। यहाँ से V1 को फ्लो कराया, V1 यहाँ पर आया, वायर से V1 यहाँ पहुंचा इस प्लेट पर, वायर से V1 पहुंचा यहाँ पर, यानी कि जो बैटरी से पोटेंशियल था दोनों प्लेटों पर V1 आ गया। इधर क्या आएगा नहीं पता, इधर क्या आएगा नहीं पता। तो सपोज इधर पर x आया तो वो x यहाँ पर आ गया, x यहाँ पर भी आ गया, x यहाँ पर भी आ गया। हमने यहां से V2 फ्लो कराया, V2 यहां पर आया, इस प्लेट के ऊपर आया V2 और यहां पर भी पहुंचा V2। इधर कितना आएगा नहीं पता, x आया, तो मान लिया x आ गया और ये x यहां पर आकर के यहां आएगा, वही x यहां आएगा, वही x यहां आएगा। इस तरीके से सारी प्लेटों के ऊपर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल चुका है। तो यहां पर हमारे पास में जो 3 पॉइंट आ गए पोटेंशियल के, V1, V2 और तीसरा वाला जो पोटेंशियल है हमको नहीं पता है वो है x। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे यहां पर, V1 दूसरा पॉइंट है x और तीसरा पॉइंट है V2। अब हम लोग देखते हैं कि V1 और x के बीच में कितने कंडेंसर लगे हुए हैं। V1 x के बीच में एक ये है और एक ये है, यानी 2 कंडेंसर लगे हैं V1 और x के बीच में है। तो V1 x के बीच में 2 कैपेसिटर हैं, एक ये है एंड एक ये है। इसकी वैल्यू जो है वो है 5, 2, 2, 2 and 2, 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। ये लगे हुए थे V और X के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कि X और V2 के बीच में कितने लगे हुए हैं। तो X और V2 के बीच में ये लगा हुआ है और X और V2 के बीच में ये 2 कंडेंसर लगे हुए हैं 6-6 के। तो X और V2 के बीच में भी 2 लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है ये और दूसरा लगा हुआ है ये। दोनों पैरेलल है, जब दोनों पे पोटेंशियल एक जैसे हैं तो पैरेलल है। इस तरीके से आपके लगे हुए हैं X और V2 के बीच में भी 2। X और V2 के बीच में एक ये लगा हुआ है 6 वाला और दूसरा भी X और V2 के बीच में लगा हुआ है ये 6 वाला। ये आपका हो गया पॉइंट B, क्योंकि आगे पॉइंट B है। आपके पास में अब ये वाला कंडेंसर बच रहा है 5 माइक्रोफैरड वाला। अब ये देखें ये कहाँ पे लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि 5 माइक्रोफैरड वाला कंडेंसर ऐसा है जिसकी दोनों प्लेटों पर सेम पोटेंशियल है X और X। सिंपल सा लॉजिक है, कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं कैपेसिटर के अंदर कि जब सेम पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है तो करंट वहां पर फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो किसी प्रकार करंट वहां पर फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो वो कंडेंसर हो जाता है डेड, यानी इस कंडेंसर को हम यहाँ पर डेड मान लेंगे। यानी 5 माइक्रोफैरड वाला कंडेंसर जो है, 5 माइक्रोफैरड वाला जो कंडेंसर जो है वो है आपका डेड। और दूसरी तरीके से आप ये भी देख लें, डेड इसलिए बताया, देख लीजिए कि पॉइंट इसके दोनों ही प्लेटों पर x और x पोटेंशियल है, यानी दोनों पर, एक पे x दूसरे पर x, यानी डिफरेंस बचा ही नहीं, तो कोई प्रकार की करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी।
और ये कंडेंसर आपका डेड माना जाएगा। और अगर यहाँ आप देखना चाहें कि कैसे क्या होगा, तो देखिए दोनों पॉइंट पर x है, यानी ये कंडेंसर जो है वो x और x पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, यानी यही कंडेंसर इस तरह जुड़ करके, ऐसे जुड़ करके, इस तरीके से इसी x पर जुड़ करके आ गया। तो शॉर्ट हो गया। कंडेंसर के दोनों पॉइंट को एक जगह जोड़ देंगे तो क्या होगा, कंडेंसर शॉर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसलिए इसका तो यूज ही नहीं कोई है, यानी 5 माइक्रोफैरेड का कंडेंसर का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं होगा। यानी हम यहाँ पर कर देंगे सीधे इसको बाईपास, डायरेक्ट इसको निकाल देंगे। ये कंडेंसर यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर निकलेगा ये बाईपास, कोई कंडेंसर नहीं। इसका कोई भी यहाँ पर यूज नहीं है। ये हमको पता चला पोटेंशियल मेथड से। तो अब जब यूज ही नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ बनाएंगे नहीं, यानी ये हो जाएगा बाईपास आपका। अब सीधा फिगर आपके सामने निकल करके आ गया कि पैरेलल और उसका रिजल्टेंट जो है वो सीरीज, और आपके पास में आंसर निकाल के देख लीजिए। पैरेलल 2 + 2 4, 6 + 6 12, यानी कि यहाँ पे मिलेगा आपको 2 + 2 4 एंड 6 and 6 12 पॉइंट A and B इन सीरीज। यानी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 1/4 + 1/12, 1/CE1। एलसीएम ले लेंगे इसका 12, यहां मिलेगा 4 3 या 12, 1 = 4/12 = 1/3। ये मिला आपको 1/CE1। तो आपको मिल जाएगा यहां पर CE1 = 3 माइक्रोफैरेड। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से पोटेंशियल मेथड से हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया। यहां पर इस सर्किट के अंदर जो यहां पर जो कंडेंसर दिया था, इसका कोई काम ही नहीं था, और ये हमको पता चला पोटेंशियल मेथड से। और बड़ी आसानी से हम लोगों ने यहां पर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किया, और बड़ी आसानी से निकल कर आपका यहां पर आंसर आ गया। तो ये था कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, 3 माइक्रोफैरेड। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ये पार्ट, जिसमें हम लोगों ने इसमें विस्तार से जाना, प्रॉब्लम्स को समझा, उनके मेथड को भी जाना। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाकी रह गई हैं, कुछ मेथड इसके बाकी रह गए हैं, जिसको हम इसके सेकंड पार्ट में लेकर के जल्द से जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। थैंक यू।